हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 16। ओके 16 तो मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 17। और लेक्चर नंबर 16 में बच्चों मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा रहा था। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 3 पॉइंट में पढ़ा चुका था। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैं 3 पॉइंट पढ़ा चुका था और आज हम लोग उसी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पॉइंट नंबर 4 पढ़ने चल रहे हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है, इसमें भी 2-3 पॉइंट और हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो बच्चों पॉइंट नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 4 आप लोग देखिएगा अच्छे से। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर 4 है मेटल लिगेंड्स बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड्स। क्या कह रहा है बेटा, समझो, बहुत सिंपल है। कह रहा है मेटल लिगेंड बॉन्ड, भाई सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है वो फॉर्म्ड होती है ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड। भाई आपको मालूम है बेटा कि सेंट्रल मेटल एटम से नॉन मेटालिक कंपोनेंट लाइक एज लिगेंड विच मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। तो बेटा जो लिगेंड होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं और उनके पास लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर यदि नहीं है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकते। इसलिए जो लिगेंड होते हैं बेटा वो अपने लोन पेयर से सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वही ये कह रहा है बेटा कि मेटल और लिगेंड बॉन्डिंग करते हैं, मेटल लिगेंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो सेंट्रल मेटल मीन सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड बॉन्ड बनाते हैं। और कैसा बॉन्ड बनाते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, कोऑर्डिनेट। तो मेटल लिगेंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड। तो कह रहा है बेटा कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो लोन पेयर, जो लिगेंड होते हैं उनके पास लोन पेयर होता है और अपने ही लोन पेयर से सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो आई रिपीट अगेन अबाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड्स, ओके, एंड वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसका मतलब क्या है, मैं बहुत अच्छे समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। आप ये देखिए, जैसे बेटा कोई सेंट्रल मेटल एटम है, आप देखिए जैसे कोई ये सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम से कोई सपोज करिए लिगेंड है। तो लिगेंड में जो लोन पेयर होता है ये लोन पेयर से सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट। अच्छा, कोऑर्डिनेट कहाँ बनाता है, सेंट्रल मेटल एटम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान दीजिएगा, इनमें कुछ वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, इसमें वैकेंट कुछ डी ऑर्बिटल होते हैं। और वैकेंट डी ऑर्बिटल में जितने वैकेंट होंगे और कितना कैसे कोऑर्डिनेट बनाएंगे ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड का है कि वीक फील्ड का है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है जो भी बॉन्डिंग होती है इसी के अकॉर्डिंग होती है। तो कहने का सेंस ये हुआ, कह रहा है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड बनता है ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड। लिगेंड के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एंड वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ CMA मींस बच्चों सेंट्रल मेटल एटम। तो देखिएगा जो लोन पेयर जो लिगेंड होता है वो अपने लोन पेयर से सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ओके। तो यही आपको इसमें समझना था 4 पॉइंट में। तो समझ में आ गया होगा 4 पॉइंट। हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। 5th नंबर में कहता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। बेटा मैं अभी क्या बताया आपको, लिगेंड जो होते हैं 2 फॉर्म में होते हैं। कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड के होते हैं और कुछ लिगेंड वीक फील्ड के होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड होते हैं बच्चों वो सेंट्रल, जो जब यहाँ कहने का सेंस ये हुआ, जैसे स्ट्रॉन्ग वीक में अंतर क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए H2O वाटर और एक एग्जाम्पल ले लीजिए NH3। तो बेटा NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। जब हम यहाँ पे देखें जैसे ये डी ऑर्बिटल है, इसमें भी डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, इसमें भी ऐसे डी ऑर्बिटल है। सपोज करिए कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें हैं और सपोज करिए कुछ ही इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे इसमें भी हैं। देखते रहिएगा अच्छे से, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें हैं।
तो बेटा वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड से होता क्या है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगैंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में हो, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगैंड स्क्वायर ब्रैकेट के इनर साइड में हो तो सेकेंडरी वैलेंसी का लिगैंड कहा जाता है। और ये सेकेंडरी वैलेंसी का लिगैंड जो स्ट्रॉन्ग फील्ड का, जैसे आप कह सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगैंड जो होता है, इसके कारण जब लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का होगा तो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें उनमें पेयरिंग शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है बच्चों? पेयरिंग। जैसे जो आउटर का इलेक्ट्रॉन है इनर में आएगा, जो इनर का है वो और इनर में आ जाएगा। तो कहने का सेंस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की वजह से इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है डी ऑर्बिटल में। और अगर लिगैंड आपका वीक फील्ड का है बेटा, लिगैंड आपका कैसा है? वीक फील्ड लिगैंड है, तो सेंट्रल मेटल एटम के अंदर जो डी ऑर्बिटल है उस डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, वीक फील्ड लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग डी ऑर्बिटल में नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है। ओके, ये आपको बहुत केयर करना है, और ये आपको नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा, ये आपको बहुत ध्यान देना, बस इतना ध्यान देना है यार। लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का है, if ligand are strong field then which cause pairing of electron in d orbital, if ligand weak field then which do not cause pairing of electron in d orbital। ligand weak field का है तो d orbital में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है, नहीं होगी। यदि ligand strong field का है तो d orbital में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत केयर करना है, और इसी के ऊपर डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या डिपेंड करता है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है यहाँ पे। तो वैसे अब आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ दिया है स्ट्रॉन्ग लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड मीन्स होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड मीन्स हुआ स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड फॉर्म्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैं आपको एक चीज और बताया था, जो बेटा वीक फील्ड लिगैंड होते हैं, वीक फील्ड लिगैंड, जो बेटा वीक फील्ड के लिगैंड होते हैं, ठीक है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जो बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, जो बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगैंड होते हैं, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये चीजें आपको बहुत केयर करना है। लिगैंड वीक फील्ड का है तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, बहुत केयर करना है। इफ लिगैंड्स आर वीक फील्ड देन which do not causes pairing of electron in d orbital of CMA। CMA means central metal atom। if ligand are strong field ligand then which causes pairing of electron in d orbital of CMA। ओके, तो ध्यान देना है, लिगैंड वीक फील्ड का होगा तो डी ऑर्बिटल में, सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, और कॉम्प्लेक्स बनाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा बच्चों? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यदि बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगैंड हो तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज आपको बहुत केयर करना है, इसको आप पॉज करके इतना नोट भी करना जिससे आपको ये चीज समझ में आए। आप जल्दी से पॉज करके नोट करिएगा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा इतना। तो बच्चों जो मैं बता रहा हूँ आप बहुत केयर करिए, और बहुत सिंपल है समझना यार, कुछ टफ नहीं है, आपको केवल केयर करना है। फिफ्थ पॉइंट में है बेटा स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स, इट मींस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स फॉर्म्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो भी मैं समझाया, लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जो लिगैंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखिए ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दो होते हैं, कुछ लिगैंड, देखिएगा बच्चों, कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे होते हैं लिगैंड, या अभी हम लोग एक काम करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब टेट्राहेड्रल कौन बना रहा, कौन स्क्वायर प्लेनर बना रहा, कौन प्लेनर बना रहा, कौन लीनियर बना रहा, कौन टेट्राहेड्रल बना रहा, कौन ऑक्टाहेड्रल बना रहा है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जानोगे, कैसे कंफर्म करोगे बच्चों कि कौन ऐसे हैं जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कौन ऐसे हैं जो
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओके, तो आप उसको परेशान नहीं होंगे, आप अभी यहाँ केयर करते रहेंगे। तो यहाँ आपको समझना है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड के जो लिगेंड हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उन्हें हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एग्जांपल है इन स्क्वायर ब्रैकेट के इनर साइड में है NiCN का होल 4 पावर पे 2 कैसे 2 आया थोड़ा आप समझिएगा। Ni की वैलेंसी यहाँ +2 स्टेट में है और एक साइड 1 साइनाइड कंटेन 1 देन 4 साइनाइड कंटेन 4 2 प्लस से इसमें से केवल 2 ही माइनस बैलेंस होगा, तो यहाँ रिमेनिंग 2 बचेगा। और जो नहीं जैसे बेटा यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 प्लस है, तो 2 प्लस से इसमें से 2 बैलेंस, लेकिन अभी भी यहाँ 2 बचा हुआ है, तो वो किसी से बैलेंस नहीं हो पा रहा। तो जो बेटा रिमेनिंग जो बचा होता है, ठीक है, जो चाहे प्लस का पार्ट हो रिमेनिंग, चाहे माइनस का पार्ट रिमेनिंग वाला पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चला जाता है, ऊपर। तो ये होता है, हम लोग इससे समझते हैं कि कितना पावर पे चार्ज आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसकी ज्योमेट्री निकालना सीखते हैं। सबसे पहले निकल की ज्योमेट्री निकालने से पहले हम लोग निकल का एटॉमिक नंबर नोट करेंगे। निकल का एटॉमिक नंबर है बेटा 28 निकल। तो निकल एटॉमिक नंबर 28 है, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे निकल का। तो ट्रिक से आप करिए, पहले 2 रूल जानिए बेटा। देखिए डी ब्लॉक जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको डी ब्लॉक में इतना तगड़ा पढ़ा दूंगा कि ये सब आपको बहुत सिंपल लगेगा। अभी डी ब्लॉक जब पढ़ाऊंगा तब तक आप बेसिक देखते रहो रूल। बेटा 3D सीरीज डी ब्लॉक में टोटल 4 सीरीज हैं। डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट हैं और 40 एलिमेंट सब के सब मेटल हैं, ठीक है। डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट हैं जो कि सभी मेटल हैं और डी ब्लॉक 4 सीरीज में डिवाइड है। पहली सीरीज को कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उसको एक नाम से और कहते हैं 3D सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम 21 टू जेडियम 30। स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक स्टार्ट होता है एंड ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को कहते हैं 3D सीरीज। दूसरे नंबर पे जो सेकेंड सीरीज है वो स्टार्ट है एट्रियम 39 टू कैडमियम 48, ठीक है बेटा, ये सेकेंड सीरीज है, इसको कहा जाता है 4D सीरीज। ऐसे अगला 5D सीरीज और इसके बाद 6D सीरीज। तो कहने का सेंस बेटा ये है कि टोटल डी ब्लॉक में 4 सीरीज हैं, एक का नाम 3D, दूसरे का 4D, तीसरे का 5D और फोर्थ का 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज होगा। तो ईच सीरीज कंटेन 10 एलिमेंट, प्रत्येक सीरीज में 10 एलिमेंट होते हैं, तो टोटल 40 एलिमेंट हैं और सभी मेटल हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इनका कॉन्फ़िगरेशन में जैसे 3D सीरीज स्टार्ट है बेटा स्कैंडियम 21 टू जेडियम 30, इनके बीच में टोटल 10 एलिमेंट आते हैं और सभी मेटल हैं। और इनका कॉन्फ़िगरेशन का मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। ट्रिक है, जैसे इनका करना है तो रूल जानिए, पहले 2 फिर 8 बीच में छोड़ दीजिए, लास्ट में 2, ठीक है। एक्सेप्ट स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा चेंज होता है बच्चों। स्कैंडियम का आई थिंक +3 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 2 8 2 मैंने किया, जो बचा उसको बीच में रखिए। तो 8 टू 10, 10 टू 12 माइनस करते हैं इसमें से। इसके अंदर में 12 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 14। कितना आएगा बच्चों? 14। 12 माइनस करेंगे तो सॉरी 14 नहीं आएगा, 28 है। तो 8 टू 10, 10 टू 12 माइनस करते हैं तो आएगा 16, ठीक है, 16 आएगा, ठीक है, हाँ 16। अब हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान देना है हमको। आपको कैसे करेंगे तो रूल है, जैसे यहाँ का करना रूल है, पहले S करिए, इसके ऊपर फिर SP करिए, अगले में एक और बढ़ा दो, SPD कर दो, अगले में एक और बढ़ा दो, SPDF कर दो। इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 4। अब यहाँ से करिए, जैसे 1 है तो 1S, कितना इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये सब इलेक्ट्रॉन है। तो 1S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 1S2। अब देखिए 2 के नीचे SP दोनों है, तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करिए तो होगा 2S 2P। 8 इलेक्ट्रॉन को दोनों में डिवाइड करना है, S और P दोनों में। तो S में 2, P में 6। कैसे कंफर्म हो रहा है? कंफर्म ऐसे होगा, आप नोट कर लो SPDF, ठीक है। ऑर्बिटल नहीं याद हो रहा है तो लगातार 4 ऑड नंबर लिखो बच्चों, 1 3 5 7,
यस और यस सबसेल में 1 ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। जितने ऑर्बिटल उनका डबल इलेक्ट्रॉन होता है। तो यस में 1 ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मीन्स बेटा यहाँ समझने के लिए कोष्ठक समझिए, ऑर्बिटल मीन्स कोष्ठक। एंड डिब्बा, कोष्ठक या आप बोलिए इसे डिब्बा। प्रत्येक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक कोष्ठक मीन्स ईच ऑर्बिटल, आप कोष्ठक हिंदी में बोलिए, डिब्बा बोलिए, ठीक है, ऑर्बिटल हम बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। देन यू कैन से ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक ऑर्बिटल में, ये ऑर्बिटल है, प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। ये बहुत केयर करना है, ठीक है। तो यस में 1 ऑर्बिटल तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होगा। पी में 3 ऑर्बिटल तो 3 डिब्बे बनेंगे तो डबल इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे डी में 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन, इस एफ में 7 है तो 14 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत केयर करना है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, यस में 2, पी में 6, देखो इस 8 था, 8 2 6 हो, सॉरी यहाँ देखिएगा 8 है, 8 के ऊपर एस पी है तो 2 को मल्टीप्लाई दोनों में करो, 2s2p 2s2p। अब 8 इलेक्ट्रॉन को दोनों में डिवाइड करना है। तो यस में मैक्सिमम कितना जाएगा 2, क्योंकि भाई यस में मैक्सिमम 2 होता है ये। और पी में मैक्सिमम बेटा 6, देखो बेटा यहाँ से 8 से 2 निकल जाता है तो 6 ही बचता है, तो पी में 6 हो गया, ये फुलफिल हो गया। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे तो यहाँ देखो 3 के नीचे एस पी डी तीनों में, तो हो जाएगा 3s 3p 3d। इलेक्ट्रॉन 16 है तो फिलअप करना शुरू करिए। यस में 2, पी में 6, 6 2 8 बचा है तो डी में 8 देखो, यस में 2, पी में 6, डी में 8, यस में 2, पी में 6, डी में 8, 16 इलेक्ट्रॉन है तो 16 को तीनों में डिवाइड करना है। देखो यहाँ एस पी डी तीनों है, ये तीनों में मैंने डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास लास्ट में मैं चलूंगा तो आएगा 4s 4p 4d 4f, लेकिन हमें सबको लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें, कहने का सेंस इस 4 में मिलाकर टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से केवल यस ही ऑर्बिटल फुलफिल हो सकता है क्योंकि यस में ही 2 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ हो जाएगा 4s2 और एक और नोट कर लो 4p0, बाकी सब 0 होंगे, छोड़ दीजिए। इतना तो रूल है करने का। इसके बाद एक काम करते हैं हम लोग, इतना होने के बाद अब देखिए बैलेंस सेल से हम 3 ऑर्बिटल नोट करते हैं। डी से शुरू करेंगे, लास्ट में डी से, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल है बेटा, Ni एक ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक का है, इसलिए आउटर मोस्ट में डी ऑर्बिटल का रहना कंपलसरी है। तो डी ऑर्बिटल में आउटर मोस्ट कहाँ है डी, भाई यहाँ पे डी है। तो डी से लेकर जितने आप बाहर में हैं सबको नोट कर लो। तो डी से लेकर यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आया 3d 8 4s2 4p0, यही हमें नोट करना है। तो बच्चों एक काम करो, जल्दी से इतना आप वीडियो को पॉज करके नोट करो, तभी मैं आगे बताऊंगा। जल्दी नोट कर लो, तब तक मैं ऊपर इरेज करता हूँ। आप लोग ऊपर का पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ऊपर वाला मैं इरेज करने चल रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिएगा। करूँ इरेज, ओके। तो देखते रहिएगा बच्चों, बहुत मजे समझ में आएगा। केवल आपको थोड़ा केयर करना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको अभी जो बताया, अभी तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, Ni के बैलेंस सेल में है 3d 8 4s2 4p0, यही है। तो मैंने नोट कर लिया। लेकिन बेटा होता क्या है कि जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सपोज करिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ पे कोई सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ कोई लिगेंड है, बाहर सपोज करिए कोई काउंटर आयन है, बाहर भी लिगेंड है। तो जब कभी भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को बताते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन को बताते समय बस आपको एक चीज केयर करना है, कभी भी बेटा हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको बताना हो तो आपको जैसे ऐसे कंपाउंड मिल गया, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यार मिला, तो कैसे आप बताओगे हाइब्रिडाइजेशन इसको देखकर। तो एक काम करिया करो, हमेशा बस इतना ध्यान दो कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर चाहे जितने ग्रुप हो इनसे कोई मतलब नहीं है, चाहे इधर का कोई लिगेंड हो चाहे इधर कोई काउंटर आयन हो, ठीक है। तो इस बाहर वाले मेटल, कहने का सेंस बस इतना है, आप ध्यान दीजिए, कहने का सेंस हमारा इतना है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले से ही मतलब है, बाहर वालों से कोई मतलब नहीं है। चाहे जो भी हो, हमसे बाहर वालों से कोई मतलब नहीं है, तो अंदर वालों से मतलब रखा जाता है, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान देना होगा जब आप कभी भी कोई कंपाउंड बनाएंगे तो बाहर के कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं रखेंगे, कोई मतलब नहीं रखेंगे, अंदर वालों से मतलब रखेंगे और अंदर वाले को ही नोट करेंगे, बाहर वालों को आप छोड़ देंगे हमेशा। तो जो भी हमने एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल है Ni है, और NiCN का होल 4 है, स्क्वायर
ब्रैकेट पे 2 माइनस, यही है। इसमें देखिए ना तो इधर कुछ है ना तो उधर कुछ है। अगर ये 2 माइनस को बैलेंस करना होता तो यहाँ पे मैं K2 लगा देता तो ये बैलेंस हो जाता, ये देखो बैलेंस हो जाता, 2 माइनस है 2 प्लस है बैलेंस। लेकिन हमको जब हम ऐसे नोट करेंगे तो बाहर K2 लगा भी हो तो इसको हम हटा देते हैं, इसको हटाएंगे तो 2 माइनस का चार्ज ज्यादा आएगा, उसको ऊपर नोट कर देंगे। तो इतने से ही मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जितने लिगेंड है बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जितने लिगेंड है, स्क्वायर ब्रैकेट को लेकर अंदर तक बाहर वालों को एकदम छोड़ देना है, बाहर दोनों साइड में चाहे जो हो उनको छोड़ देना है, उनको छोड़ कर ऐसे नोट करना है, ठीक है। इसके बाद जो सेंट्रल मेटल आइटम है उसका आप कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर लो। देखो मैंने कर लिया, एनआई का किया ना, एनआई को लिया, एनआई को मैंने कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू सबसेल मैंने नोट कर लिया कि नहीं किया। अब क्या करते हैं, एनआई यहाँ किस स्टेट में है ये ध्यान देना है। तो एनआई यहाँ पे हमको आपको मालूम है +2 स्टेट में है, तो एनआई का पहले हम +2 स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। किस कैसे स्टेट का, +2 स्टेट का। तो एनआई का अभी तो एनआई न्यूट्रल स्टेट का हुआ है, अब हम एनआई बेटा +2 स्टेट का करने चल रहे हैं। +2 का मतलब ये हुआ कि जो हमने सबसेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, 2+ इंडिकेट करता है कि एनआई में 2 इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन कम करके दिखाएंगे, तो चलिए दिखाइए, तो हो जाएगा 3d8 4s0। भाई देखो 2+ मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो 0 आप कर देंगे और आगे होगा 4p0, हो गया इतना। अब हम इनका ऑर्बिटल बनाने चल रहे हैं बेटा, क्या बनाने चल रहे हैं, ऑर्बिटल। चलो d का ऑर्बिटल बनाओ, तो d का हम बनाते हैं, तो d में कितने ऑर्बिटल होते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग, जैसे अभी मैंने ट्रिक बताया नहीं, आप लगातार नोट कर लो पहले, spdf हो गया, लगातार 4 ऑर्डर नंबर लिखो। अगर आपको ऑर्बिटल याद नहीं है कि सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं तो spdf नोट करो और लगातार 4 ऑर्डर नंबर लिखो, तो हो जाएगा 1 3 5 7, हो गया ना। अब कह रहा है d में कितने बनेंगे, तो d के नीचे 5 है ना, तो चलो 5 ऑर्बिटल बनाओ, चलो 5 1 2 3 4, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं 5, लो भैया बन गया 5 ऑर्बिटल, ठीक है। अब आगे है यस, तो चलिए यस के सामने आ जाओ, यस के नीचे कितना है 1, मतलब 1 ऑर्बिटल बना लो। अब बेटा कह रहा है कि यस के बाद p है, तो p में देखो, p में क्या है, p में देखो p के नीचे 3 है, p के नीचे 3 है, तो 3 ऑर्बिटल बना लो भैया 3 ऑर्बिटल बन के रेडी हो गया, बन गया ना बेटा। नाम इनका दे दिया जाए, ये है 3d, ये है 4s और ये है 4p। समझ में आ रहा बच्चों कि नहीं आ रहा है। अब एक काम करिए, d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अभी दिखाई दे रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन दिखाइए। अब हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हुंड रूल के अकॉर्डिंग। हुंड रूल साहब बताते हैं कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली ऑक्यूपाई करना चाहिए, सिंगली ऑक्यूपाई। तो सिंगली ऑक्यूपाई हम लोग करते हैं, चलिए 8 इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगली ऑक्यूपाई सब में कर लिया जाए, तो भैया कितना हो गया 5 हो गया, 6 7 8, लो भैया सिंगली ऑक्यूपाई हो गया। सिंगली ऑक्यूपाई मैंने कर लिया, सिंगली ऑक्यूपाई हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि हमारा इतना करने के बाद, इतना नोट करने के बाद अब हम एक काम करेंगे, अपने लिगेंड को चेक करेंगे हमारा लिगेंड कैसा है। तो हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का है कि वीक फील्ड का। तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर स्ट्रॉन्ग फील्ड में कौन कौन आता है, वैसे मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया था, उसमें बता दिया था, आप उसको एक बार वीडियो को फिर से देखिए, वीडियो नंबर 16 या 15 दोनों उसी में है, आप देखेंगे आपको कंफर्म हो जाएगा कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड का आता है कौन वीक फील्ड का। लेकिन मैं आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में साइनाइड आता है, NH3 आता है, EN आता है, CO आता है, ठीक है, एटसेट्रा। इस प्रकार से लिगेंड आपको कहीं दिखें तो आप जान लीजिए सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड के हैं। कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड हैं। अभी मैं पढ़ाया था जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड के होते हैं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देते हैं, क्या देते हैं, लो स्पिन, और लिगेंड वीक फील्ड के हैं तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब अगला टर्म है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का होता है, if ligands are strong field then which causes pairing of electron in d orbital of central metal atom। यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर पेयरिंग शुरू हो जाती है, पेयरिंग। लेकिन लिगेंड यदि वीक फील्ड का है तो d ऑर्बिटल में कोई पेयरिंग नहीं होती है। समझ में आ गया। तो देखिए बेटा यहाँ मैं देख रहा हूँ लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के कारण d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो पेयरिंग होगी तो ये देखिए आउटर का इलेक्ट्रॉन इनर में आ जाएगा, इनर में आएगा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा,
आप देखते रहिएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए 1 2 3 4 5, यस ऑर्बिटल यहाँ रहने दो और पी यहाँ रहने दीजिए, ठीक है। मैंने नोट कर दिया बेटा, ठीक है, ये मैंने नोट किया। अब देखिए पेयरिंग हो गई, तो इसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन आपको दिखते होंगे, देखिएगा। और ये अब देखिए हमारे पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल बच रहे हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5, हमारे पास टोटल साइनाइड कितना है बेटा। अब यही होता है बेटा, मैं अभी क्या पढ़ाया था 5th नंबर में। 5th नंबर में आपको ये बताया गया कि डी ऑर्बिटल में जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, उसी वैकेंट ऑर्बिटल के साथ जो लिगेंड होते हैं अपने लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, यही चीज बताई गई थी। तो बेटा यहाँ एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अब हम एक काम करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं संकरण। क्या बोलते हैं? संकरण। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन होती है मिक्सिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। In another word, you can say that about the definition of hybridization. Hybridization is the intermixing of atomic orbitals. After mixing of all atomic orbitals are equivalent. I repeat again about the definition of hybridization. कोई पूछता सर कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा यहाँ हाइब्रिडाइजेशन अब कराना है, तो पूछोगे सर व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, भाई क्या है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की एक सिंपल डेफिनेशन होती है, मिक्सिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। कितना सिंपल, मिक्सिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल, कई एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर देना, कई एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला देना, आपस में देखो अलग अलग हैं, तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल को हम एक साथ कर देते हैं उसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की सेकंड डेफिनेशन है जो बहुत परफेक्ट मानी जाएगी, ये तो केवल एक नॉर्मल समझने के लिए है। सही डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की है बेटा, hybridization is the intermixing of atomic orbital after mixing of all atomic orbitals are equivalent. Okay, it is perfect definition of hybridization. तो बेटा एक काम करते हैं, हमारे पास टोटल 4 साइनाइड है, एक साइनाइड यहाँ बनाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं इसमें कितना बन सकता है, ठीक है। सब तो नहीं बन पाएगा क्योंकि हमारे पास साइनाइड टोटल 4 ही है भाई। ऑर्बिटल तुम्हारे पास वैकेंट 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल वैकेंट है, वैकेंट तो है, लेकिन ये भी देखा जाता है भैया वैकेंट के साथ हमारे पास लिगेंड कितने हैं। भाई जितने लिगेंड होंगे उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो लिगेंड की संख्या देखिए Cn का होल 4, Cn का होल 4 मीन्स हुआ टोटल साइनाइड की संख्या कितनी है? 4 है। तो भाई 1 साइनाइड मेक 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद Cm में, एक साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाएगा। बेटा 4 साइनाइड 4 कोऑर्डिनेट, लेकिन हमारे पास ऑर्बिटल 5 है, तो 5 में तो बनाएगा नहीं ना, कितने में बनाएगा? 4 में बनाएगा। तो 4 को कौन कौन देखो कैसे हम नोट करेंगे सब। तो इनको हम पहले काम करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये देखिए, ये देखो, ये मिक्स हुआ 2 3 4, केवल 4 को एक साथ लिखना है। तो आप ऊपर वाला इरेज मैं करने चल रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके ऊपर वाला नोट करें, इतने में बताऊंगा। जल्दी से बेटा ऊपर वाला इतना पॉज करके नोट करें तब मैं आगे चलूँ। पॉज कर लिए? ओके। तो देखिएगा मैं आपको अब यहाँ बताने चल रहा हूँ, आप अच्छे से देखते रहिएगा। देखिए कितना हमें नोट करना है, 1 2 3 4, चलो 4 को एक साथ नोट कर लिया जाए। ये है हाइब्रिड, और मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया, 1 2 3 4, बस 4 ही बनाना है, ज्यादा नहीं। तो भैया मैंने 4 बना लिया। अब देखो इसमें 4 में था कौन, 4 में देखो ये डी ऑर्बिटल का इतना फुलफिल है, तो फुलफिल को छोड़ दिया करो, फुलफिल से मतलब मत रखो। डी में वैकेंट कितना है, तो डी में केवल एक वैकेंट है। यस में कितना वैकेंट है? यस में एक वैकेंट है। पी में कितना फुलफिल हो रहा, 1 और 2, ये तो फुलफिल हो नहीं रहा, तो 2 को आप नोट कर लेंगे P2। तो देखो बना DsP2, क्या बना बेटा? DsP2, इसका नाम होगा DsP2। समझ में आ गया क्या नेम हुआ? DsP2। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा DsP2 है, और टोटल ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। इसको मैं थोड़ा ऊपर नोट कर दे रहा हूँ, DsP2 इसका नाम है, क्योंकि एक D है, ध्यान दीजिए, एक D है, एक S है और 2P है, तो DsP2 मिलके बन गया एक DsP2। तो समझ में आ रहा होगा आपको, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ऊपर नोट कर दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा DsP2।
तो बेटा अब देखिएगा टोटल साइनाइड कितनी है नोट कर लिया जाए। टोटल साइनाइड 4 है, एक साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और देखिए एक प्रत्येक साइनाइड क्या काम करेगा, यहाँ पे प्रत्येक साइनाइड में एक एक साइनाइड एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा विद सेंट्रल मेटल एटम के साथ। और आपको मालूम है कि एक लोन पेयर से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। एक लोन पेयर, वन लोन पेयर कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन तो देखो आपको मालूम है हमको वन ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस ऑफ एक माइनस ऑफ। आप हमेशा जानते रहिए बेटा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना है, इसीलिए लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसलिए लगता है कि यहाँ पे लोन पेयर बनाता है और लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक ऑर्बिटल फुलफिल हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक साइनाइड बना दिया ऐसे, यहाँ पर भी एक साइनाइड ऐसे, यहाँ पर भी एक साइनाइड। तो देखिए अब ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन, डाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया और हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ उसका नाम है DsP2। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है वो ज्योमेट्री देता है स्क्वायर प्लेनर का। इसका ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर हम चलें आगे। जल्दी से नोट करें बच्चों। ओके बच्चों, तो चलिए देखते रहिएगा। 6 पॉइंट अब आप पढ़ेंगे, 6 पॉइंट पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ाऊंगा, थोड़ा आप जल्दी जल्दी देखिए। मैं काफ़ी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ, तो केवल हमें बताना है, आप देखते रहिए। 6 पॉइंट पे देखो, अभी हमने 5th पॉइंट पे पढ़ा कि जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड होते हैं वह लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। क्या शो करते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो वीक फील्ड के लिगेंड होते हैं बेटा ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके पहले क्या था? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स लो, लिगेंड वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स हाई। समझ में आ रहा होगा? लिगेंड वीक फील्ड then which gives inner orbital complex. If ligand strong field then which gives outer orbital complex. समझ में आया? एकदम उसका उल्टा, ligand weak field का है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देगा, ठीक है। ligand स्ट्रॉन्ग फील्ड का है तो क्या करेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड का ligand पेयरिंग करेगा। When ligand are strong field, then which causes pairing of electron in d orbital of central metal atom. If ligand weak field, then which do not causes pairing of electron of in d orbital of central metal atom. ligand strong field का है तो सेंट्रल मेटल एटम के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। ligand weak field का है तो सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है। ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, अच्छे से नोट कर लो, भूलना नहीं बेटा। ये ध्यान दो, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, इलेक्ट्रॉन यहां लिखो, देन विच कॉजेस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ligand weak field है, weak field, then which do not causes pairing of electron. बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड का ligand है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग डी ऑर्बिटल में, सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में स्टार्ट हो जाएगी। ligand वीक फील्ड का है तो सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कभी नहीं होगी। ये बहुत केयर करना है। ये चीज अगर ये टर्म आपको याद रहेगा तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत एकदम नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, आपने जो मैंने बताया पॉज करके नोट कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा एक चीज गलत नोट कर दिया है बच्चों, सही कर लो भाई। देखो ध्यान आ गया, देखो यही है CO। ये है क्या? थोड़ा सा आप देख लीजिए अच्छे से। मैंने एक एग्जांपल लिया इसी को दिखाने के लिए, वीक फील्ड लिगेंड के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल है कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल एटम के प्लेस पे कोबाल्ट है। लिगेंड है हमारा लिगेंड है हमारा
H2O का होल 6 पावर पे 2+, यहाँ पर कोबाल्ट की वैलेंसी 2+ है। तो रूल के अकॉर्डिंग चलिए कभी गलत नहीं होगा। रूल जो कहता है, रूल क्या है, रूल में देखिए मैं बोलता हूँ किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बाहर का लिगेंड, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का लिगेंड या बाहर का सेंट्रल, बाहर का जो काउंटर आयन होता है, इन दोनों को कभी शो नहीं करना है, इन दोनों को कभी नोट ही नहीं करना है। हमेशा दिखाना हो तो बाहर वाले दोनों को छोड़कर स्क्वायर ब्रैकेट को लेकर और उसके अंदर के टर्म को पूरा नोट करना है। कहने का सेंस, जब कभी भी आपको दिखाना हो, ऐसे ज्योमेट्री बतानी हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड के बारे में बताना हो, तो आप हमेशा बाहर का जो लिगेंड होगा उसको, जिसको प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, उसको नहीं नोट करना है, मतलब उसको छोड़ के ऐसा बना के दिखाना है। यदि बाहर का इधर कोई मेटल है तो उसको भी नहीं शो करना है। मतलब कहने का सेंस हुआ स्क्वायर ब्रैकेट को लेकर और अंदर के सारे टर्म, इन्हीं को केवल नोट करना है बस। इसके बाद हम एक काम करते हैं, तुरंत सेंट्रल मेटल एटम को नोट करते हैं, कोबाल्ट को। एटॉमिक नंबर इसका नोट करेंगे 27। कितना होगा एटॉमिक नंबर? 27। कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर दो। कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं तो होगा 2, 8, बीच में छोड़िए, लास्ट में 2, रूल के अकॉर्डिंग चलिए। तो बेटा कितना हुआ? 8 to 10, 10 to 12, 12 माइनस करिए इसमें से, 12 माइनस तो आएगा 15। कितना आ जाएगा? 15। इसके पहले अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया था तो उसमें क्या था? यहाँ 16 था, यहाँ क्या था? 16 था। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब 16 था तो कॉन्फ़िगरेशन आया था 3D8 4S0 सॉरी 4S2 और 4P0, इतना आया था। ध्यान दीजिए, अभी इसके पहले में कॉन्फ़िगरेशन किया था यनाई का तो उसमें क्या आया था? 2, 8, 16, 2, ठीक है। तो उसका मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया था यनाई का, तो ये आया था 3D8 4S2 4P0, यही आया था। लेकिन बेटा अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का कर रहे हैं, कोबाल्ट में केवल एक कम है, 16 के स्थान पर 15 हो गया है। तो थोड़ा सा केवल केयर करना हमको, आपको थोड़ा सा, वो एक कम हुआ है। 16 था तो वैसा था, 15 हो गया तो यहाँ एक कम हो जाएगा, 4S1 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कॉन्फ़िगरेशन, 4SN हो जाएगा, 4S1 एक कम हो जाएगा बस। तो इसका मतलब हुआ कि कोबाल्ट का न्यूट्रल पोजीशन में कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4S1 4P0 आ रहा है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे बच्चों? तो एक काम करिए, इसको हम अब एक काम करिए, न्यूट्रल पोजीशन पे है। मैंने बताया कि सेंट्रल मेटल एटम पहले न्यूट्रल, फिर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग करिए। तो अभी तो नॉर्मल किए हो, अब देखिए कोबाल्ट की वैलेंसी +2 है, तो कोबाल्ट की वैलेंसी +2 के अकॉर्डिंग दिखाओ। तो यहाँ आप दिखाएंगे तो हो जाएगा CO2+ का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ क्या होगा? इस जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है 2+ मींस 2+ इंडिकेट करता है बेटा कोबाल्ट में 2 इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई? डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे आप दिखाना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम करिए, 2 कम करेंगे तो हो जाएगा 3D7 4S0 4P0। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकल गया, तो 2 कम हो गया। ये आ गया कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका आ गया बच्चों? कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन CO के फॉर्म में। अब मजा आएगा समझने में, ठीक है? कैसे आएगा देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिया है, थोड़ा सा देखते रहिए। हाँ ये देखिए दिया है बेटा कोबाल्ट की वैलेंसी +2 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 3D7 4S0 4P0। अब मैं इधर का इरेज करूंगा, आप लोग जल्दी इधर वाला नोट कर लो, जल्दी नोट करो ना, मैं इरेज करने चल रहा हूँ। जल्दी वीडियो को पॉज करके नोट करो, पॉज करो, कर लिए? गुड। तो बेटा आपको ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि अब इसको हम कैसे दिखाएंगे। तो भाई डी में कितने ऑर्बिटल हमको आपको रटा है भाई? 5 ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि हमने रूल अभी बताया था। SPDF लिखो, उसके नीचे 4 ऑर्डर नंबर 1 3 5 7, तो डी के नीचे 5 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 हो गया हमारा, ये 3D हो गया, 3D। 4S में S में एक ही बनता है तो ये 4S हो गया। P में 3 बनता है तो 3 बना लो भैया, 1 2 3, ये 4P हो गया। तो मैंने ये बना लिया, ये इसका मैंने पूरा बना लिया। अब D में 7 इलेक्ट्रॉन है, पहले हुंड रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई कर लिया जाए, सिंगली ऑक्यूपाई हो गया 5 6 7। अब हमें देखना है कि हमारा लिगेंड है कैसा। तो बेटा हमको आपको मालूम है कि H2O एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग में कौन कौन आता है? ये वीक में आता है, जिसे कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड।
और जिसको कम समझ में आए स्ट्रॉन्ग मीट तो लेक्चर नंबर हमारा लेक्चर नंबर 15 और 16 दोनों देख लें तो दोनों में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। 16 देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 15 देखिएगा, उसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है और बेहतर से। तो बेटा ये वीक फील्ड लिगेंड है। अभी मैं क्या बताया, अभी मैंने बताया कि यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सेंट्रल मेटल एटम में सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। यदि लिगेंड वीक फील्ड का है तो सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। इसका मतलब बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन लिगेंड वीक फील्ड का है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। इसका मतलब हमको अब इसमें पेयरिंग नहीं होगी, जिससे कोई मतलब भी नहीं है, कोई मतलब इससे नहीं है। अब आगे वाले से मतलब रखना पड़ेगा। टोटल लिगेंड कितने हैं भैया? 6 हैं। H2O होल 6 मतलब 6 टाइम्स H2O है। एंड 1 H2O मेक 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। एक H2O सेंट्रल मेटल एटम से केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो भैया यहाँ पे 6 है तो हमारे पास 6 ऑर्बिटल भी होने चाहिए। कितने ऑर्बिटल टोटल हैं? 1 2 3 4। अभी मैं जब कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था तो 4p के बाद 4s 4p 4d आएगा। कौन आएगा बेटा? फिर से 4d आ जाएगा, तो आपको 4d भी लेना पड़ेगा। 4d इसलिए लेना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, 4d हमको आपको इसलिए लेना पड़ेगा, वो ध्यान देना है। 4d इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 6 वीक लिगेंड है, सॉरी H2O एक वीक लिगेंड है, ये 6 टाइम्स है। 6 टाइम मींस जितने टाइम्स होंगे उतने ऑर्बिटल होने चाहिए। तो ऑर्बिटल तो 1 2 3 4 ही तो है, तो वीक फील्ड का है इसलिए पेयरिंग करेगा नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं होगा। इतना हमारा बेकार हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। आगे वाले से मतलब है, आगे हमें टोटल 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो भैया 1 2 3 4 है, 2 और कम है, तो इसके बाद जो अगला ऑर्बिटल आएगा 4d हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 4d। और d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, देखो 5 ऑर्बिटल हो गए। अब हमें देखना है हमारे पास कितने टोटल लिगेंड है। 6 टाइम्स है, H2O 6 टाइम्स है। तो भैया एक इसमें 1 2 3 4 ऐसे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ से हाइब्रिड, फिर यहाँ से हाइब्रिड, यहाँ तक आएगा। इसका मतलब यस में 1 आएगा 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल आएगा और d में सब नहीं आ रहा है क्योंकि यहीं तक हमारे पास टोटल 6 है। 1 2 3 4 5 6 यहीं तक आ रहा, आगे का हमें छोड़ देना है। तो यहाँ तक, यहाँ हो जाएगा d में कितना? 2। तो जो नेक्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसको मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा, ऊपर का आप लोग जल्दी से पॉज करके नोट कर लिए होंगे। अब आप देखिएगा, ऊपर में बनाने चल रहा हूँ, यहाँ पर हमें इतना ही हमें हाइब्रिडाइजेशन कर देना है। हाइब्रिडाइजेशन मींस मिक्सिंग एन एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं उनको मिक्स कर दो। तो भैया यस आ रहा, यस के साथ यस आ गया, चलिए S1 हो गया। अब देखिए p में कितना आ रहा? 1 2 3। चलो भैया 3 को एक साथ नोट किया जाए, 1 2 3, तो यहाँ पे p3 आ गया। d में कितना आ रहा? 2। चलो 2 बना लो आगे, 2, तो ये d2 हो गया। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन अपने आप निकल आया, sp3d2। कौन आ गया? sp3d2, इसी को कहेंगे sp3d2, sp3d2। ठीक है, आपका देखो हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ रहा होगा। sp3d2 कैसे आया? तो ये sp3d2 बन के रेडी हो गया। इसको हम ऊपर नोट कर सकते हैं sp3d2। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आता है बेटा, वो जो ज्योमेट्री बनाता है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। तो चलिए टोटल लिगेंड दिखाइए, टोटल कितने लिगेंड थे? 6। तो देखो एक H2O बेटा यहाँ था और एक H2O यहाँ है, 6 H2O बनाना हमको आपको है। एक कोऑर्डिनेट यहाँ, 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 एक कोऑर्डिनेट यहाँ। तो इस हिसाब से हमने हाइब्रिडाइजेशन बनाना सीख लिया। अब 1-2 पॉइंट और हैं और आज के वीडियो में केवल मैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म करूंगा। बहुत बेहतरीन आपको समझा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा मेरा बेटा बड़ा थोड़ा भले होता है, लेकिन आपको बेहतरीन में समझाने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको जबरदस्त समझ में आ जाए। तो आप इतना जल्दी से नोट करें, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जल्दी से पॉज करके नोट कर लें। चलें फिर नेक्स्ट पॉइंट पे, जल्दी से नोट करें। ओके बच्चों, हम लोग अब पॉइंट नंबर 6 पे चल रहे हैं।
एक्चुअली नोट करने में बहुत समय जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं नोट किया रहूँगा तो आपको बेहतरीन समझा दूंगा, तो टाइम थोड़ा सा हमारा बचेगा। तो पॉइंट नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 है और हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, जितने पॉइंट हैं हम लोग सभी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी चल रही है। बीबीटी पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, थोड़ा जल्दी जल्दी देखिए जिससे कम समय में थोड़ा ज्यादा कवर हो। तो पॉइंट नंबर 6 बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पॉइंट नंबर 6 क्या है? पॉइंट नंबर 6 है इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन contain unpaired electron in the d orbitals then which can shows only paramagnetic character। बहुत सिंपल है, जो कह रहा है उसको समझ लीजिए बस, बहुत सिंपल है। ये कह रहा है बेटा कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, फिर से देखिए बेटा, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम और आयन कंटेन करे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, कंटेन करता है किसको? यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने डी ऑर्बिटल्स में, ठीक है, तो वो हमेशा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है यार, केवल समझना है। ये कह रहा है बेटा कि ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम और आयनिक, सेंट्रल मेटल एटम या आयन हो कोई, तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम में, ठीक है, कोई भी, जैसे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास है, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो केवल पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए, अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा बढ़िया से। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये कहता है बेटा 6 नंबर पॉइंट हमको आपको बता रहा है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन किया है तो वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, और एक चीज और जानिएगा, जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है उसकी मैग्नेटिक किसी चीज को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और जो, अच्छा सपोज करिए कुछ ऐसे ट्रांजिशन मेटल हैं या कुछ ऐसे सेंट्रल मेटल एटम हैं जिनके मैंने डी ऑर्बिटल में देखा कि कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे, और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे तो ध्यान दीजिएगा उनमें हाई मैग्नेटिक कैरेक्टर पाया जाएगा। यदि ऐसा कोई भी डी ऑर्बिटल का कंपोनेंट, ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम के, फिर सुनिएगा बहुत अच्छे से बेटा, ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जिसके सेंट्रल मेटल एटम में, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम में जो डी ऑर्बिटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम का जो डी ऑर्बिटल है, बहुत सिंपल है यार, कितनी बार, केवल इतना ध्यान दो यार, सिंपल वे में, ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जिसके सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में, सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, और साथ में हाई मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बताएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जिसके सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जान लीजिए वो डायामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है मेनली दो ही है, या तो वो पैरा शो करेगा या तो वो डाया शो करेगा, बस इतना ध्यान देना है पूरा। अब ये समझिएगा, अभी आप पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक कैरेक्टर पढ़ते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं मेनली 2 ही टाइप के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, या तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर या तो डायामैग्नेटिक कैरेक्टर, बस इतना ध्यान देना है। ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका सेंट्रल मेटल एटम के अंदर का जो डी ऑर्बिटल है वो अपने डी ऑर्बिटल में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से सुनिए बेटा। ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन है, कैसे अनपेयर्ड का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, डबल ना हो, एक ऑर्बिटल में डबल ज्यादा ना हो, चाहे 2 ही अनपेयर्ड हो। अनपेयर्ड का मतलब कुछ ऐसा शो होता हो, देखते रहिए, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन
कुछ ऐसा शो करे, अनपेयर्ड, एक एक अनपेयर्ड, पेयरिंग ये ऐसा हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, ध्यान दीजिए। यदि डबल हो गया तो पेयर्ड हो गया, यदि ऐसा सिंगल है तो अनपेयर्ड है, बहुत ध्यान देना। तो कहने का सेंस, ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में बेटा यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, कैसे हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो केवल पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। और यदि सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो डायामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। समझ में आ गया? अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक देगा और उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत हाई होगा। दूसरा यदि सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे, और जो डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं उनमें मैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत लेस होता है। समझ में आ गया? यही समझना है। तो बेटा ये पॉइंट मैं समझा दिया, मैं आगे थोड़ा देखो स्टार बनाया हूं, दिया है ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में डी ऑर्बिटल कंटेन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहले मैं कह रहा था कि ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके सेंट्रल मेटल एटम, ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है तो वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि यदि ऐसा कोई कंपाउंड जिसके सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, ऐसा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है तो वो डायामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। कैसा शो करेगा? डायामैग्नेटिक। आगे देखिए, नोट में नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट में दिया है बेटा, दोज सेंट्रल मेटल एटम, दोज CMA मीन सेंट्रल मेटल एटम, CMA मीन सेंट्रल मेटल एटम, दोज सेंट्रल मेटल एटम कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितना बढ़िया कह रहा है बेटा, ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका सेंट्रल मेटल एटम कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान दीजिए क्या बात कर रहा है, कह रहा है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल एटम है यदि लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, ठीक है, देन विच हैव मैग्नेटिक कैरेक्टर आर हाई, तो उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर हाई होगा। कहने का सेंस ये हुआ, ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में यदि लार्जर, ज्यादा संख्या में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन है तो उसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पे कहता है यदि ऐसा कोई सेंट्रल मेटल एटम जिसके डी ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, अनपेयर्ड नहीं है, तो वो डायामैग्नेटिक कैरेक्टर और बहुत ही लेस, बहुत ही लिटिल मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे दिया है NiCN का होल 4, तो NiCN के होल 4 में पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग होने के कारण, क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फीड का हो जाता है, लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फीड, तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फीड होने के कारण डी ऑर्बिटल के, सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है, और जब पेयरिंग हो जाती है तो ये डायामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करने लगता है, और जब डायामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा बच्चों, ये लिटिल मैग्नेटिक कैरेक्टर देगा। मैंने अभी बताया था जब पेयरिंग हो जाएगी, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आ जाएंगे तो बहुत ही कम मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन दूसरा COH2O का होल 6, इसमें ये वीक फीड लिगेंड है, वीक फीड है तो सेंट्रल मेटल एटम में जो सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग फीड होता है, पेयरिंग होती है बेटा, जब वीक फीड होता है तो सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी तो डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर लेगा। ये क्या कर लेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा जिसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। जिसमें अनपेयर्ड, ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक करेगा, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक करेगा। पैरामैग्नेटिक करेगा तो हाई मैग्नेटिक कैरेक्टर देगा, और डायामैग्नेटिक करेगा तो लिटिल मैग्नेटिक कैरेक्टर देगा। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें बच्चों, ठीक है। वैसे अब थोड़ा सा और अभी तो है, थोड़ा और भी, लेकिन कुछ चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको बताना, ठीक है। खैर आप इतना नोट कर लो तो फिर हम आपको ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं। जल्दी से इतना नोट कर लेंगे आप। इसके बाद अब एक चीज और समझना है बेटा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हो चुकी है। इतना ही पॉइंट मेन था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हो गई है। अब हमें पढ़ना है ड्रेबेक ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ड्रेबेक ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है। उसके पहले एक वीडियो आपको और दिया जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि
हाइब्रिडाइजेशन, किस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ज्योमेट्री होगी, कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देगा, कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देगा, तो उसको मैं बहुत बेहतरीन समझाऊंगा बच्चों उस वीडियो में। छोटा वीडियो रहेगा जो अब की बार बनाऊंगा, उस वीडियो में केवल आपको ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स समझाऊंगा कि जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन सी ज्योमेट्री शो करेगा, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये चीजें मैं आपको बहुत बेहतरीन समझाऊंगा करीब 10-15 मिनट के वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए और खूब बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिए, और जो भी बच्चे मित्र यार उनके हों उनको भी वीडियो को शेयर कर सकते हो आप। और ठीक है, अपने गुरुजी के चैनल को थोड़ा सा अपडेट करवाइए। अपडेट का मतलब अपडेट हो रहा है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो थोड़ा सा अच्छे से अपडेट होगा। ओके बच्चों, टुडे इज इनफ एंड टुडेज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज फिनिश। आज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हमने फिनिश किया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ड्रवे का बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके पहले अभी 10 मिनट का आपको एक वीडियो और मिलेगा, ठीक है, ऑन टुमारो। और उस वीडियो में आपको मैं जो भी पढ़ाया आपको मैं बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री हम कैसे कंफर्म करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे यार कौन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देगा, कौन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देगा, ये हम कैसे चेक करेंगे। ये हम ज्योमेट्री देख के चेक कर लेते हैं, ये हम चीज हाइब्रिडाइजेशन देख के बता देते हैं। तो ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू। ओके, द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।